हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 17 में। और इस वीडियो का टाइटल है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। ये CTET CDP सिलेबस में 17th टॉपिक है। और एज यूजुअल इस वीडियो के दो वर्जन्स है, इंग्लिश और हिंदी, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम देखेंगे वाई इज़ थिंकिंग इम्पॉर्टेंट इन पेडागॉजी, यानी पेडागॉजी में थिंकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर देखते हैं रीजंस एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग एंड लर्निंग, इनके बीच में क्या कनेक्शन है। कल्चर एंड थिंकिंग, इनके बीच में क्या कनेक्शन है। फिर हम बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में और किस तरह से हम थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं बच्चों में। फिर देखते हैं कि बच्चे स्कूल में फ़ेल क्यों होते हैं, वाई चिल्ड्रन फेल इन स्कूल, और किस तरह से हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं टू सक्सीड इन स्कूल। फिर हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के कनेक्शनिज्म और लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में। और आखिर में हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पेडागॉजी में थिंकिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लर्निंग के बारे में क्या पढ़ा था इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitudes and preferences। तो हम किस तरह से इन सारे चीज़ों को अक्वायर करते हैं। वेल, ऐसा सोचिए कि जब हम खाना खाते हैं, फूड, तो ये फूड जो है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन का रिजल्ट होता है एनर्जी और ग्रोथ। इसी तरह से डेटा, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस जो है वो एक तरह से फूड है या फिर इनपुट्स है, और इनको डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो है थिंकिंग। और इस थिंकिंग का जो रिजल्ट है वो है न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस। इनको हम लर्निंग बुला सकते हैं। तो इसका मतलब है थिंकिंग एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है लर्निंग के लिए। थिंकिंग के बिना लर्निंग नहीं हो सकता। पहले एक और वीडियो में हमने बात किया था अबाउट पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और हमने ये भी बात किया था कि एक पर्सन का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो उसके कंप्लीट लाइफ टाइम के ऊपर इवॉल्व होता रहता है। हाँ, कुछ डिस्टिंक्ट स्टेजेस में, जैसे कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेजेस। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कभी रुकता नहीं है। वो एक व्यक्ति के कंप्लीट लाइफ टाइम के ऊपर वो चलता ही रहता है, वो डेवलप होता ही रहता है, इवॉल्व होता है। इसी तरह से थिंकिंग भी एक पर्सन के कंप्लीट लाइफ टाइम के ऊपर वो डेवलप होता है, इवॉल्व होता है। क्योंकि एक पर्सन के पास ऑलरेडी कुछ लर्निंग होता है, नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी उसके पास होते हैं। तो इसका मतलब है जब भी उसे कुछ न्यू डेटा, न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो वो उसके एग्जिस्टिंग लर्निंग को भी यूज़ कर सकता है उसके थिंकिंग प्रोसेस में, और उसको नया नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस जो है वो भी डेवलप होते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। तो इसका मतलब है थिंकिंग एज अ प्रोसेस evolves throughout a person's lifetime। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ रीजंस फॉर थिंकिंग और टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस फॉर थिंकिंग को लिस्ट किया हुआ है। अब ये रीजंस फॉर थिंकिंग जो है वो थिंकिंग प्रोसेस भी हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल मीनिंग है अपीयरेंस। जब भी कोई पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, सिचुएशन आपके सामने अपीयर होता है तो आप कह सकते हो कि वो चीज़ या फिर वो पर्सन जो है आपके सामने मैनिफेस्ट हुआ है। जब एक हाथी एक बच्चे के सामने मैनिफेस्ट होता है, यानी पहली बार जब वो हाथी को देखता है, तो वो हाथी के अपीयरेंस के वजह से, मैनिफेस्टेशन के वजह से वो कुछ सोच रहा है, राइट। तो इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन इज़ अ रीज़न फॉर थिंकिंग। और जब वो हाथी को पहली बार देखता है तो वो अपने आँखों के थ्रू, अपने नाक के थ्रू, अपने कान के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सेंसरी परसेप्शंस को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस भी है थिंकिंग का। इसी तरह से जब बच्चा पहली बार जू जाता है तो वो जू को एक्सपीरियंस कर रहा है। जू कैसा दिखता है, जू में किस तरह के साउंड्स होते हैं, जू का स्मेल कैसा होता है, तो ये एक्सपीरियंस के वजह से वो सोच रहा है। तो रीज़न फॉर थिंकिंग। और ये एक्सपीरियंस जिसमें वो अलग अलग सेंसेस से इंफॉर्मेशन वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो एक थिंकिंग प्रोसेस भी है। इसी तरह से बच्चा जब कुछ इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है तो पहले उसे उस आदमी को या फिर उसी चीज़ को देखना है, फिर उसको समझना है, फिर वो इमिटेट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इमिटेशन करने के लिए उसे सोचना पड़ता है, रीज़न फॉर थिंकिंग। और
जो ये प्रोसेस वो यूज़ कर रहा है, पहले वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उसे इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। इसी तरह से जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो स्कूल का कॉन्सेप्ट या फिर स्कूल के आइडिया के बारे में वो जान रहा है। स्कूल में क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, उससे क्या करना होता है स्कूल में। तो इसका मतलब है जब वो ये स्कूल के कॉन्सेप्ट के बारे में, इस आइडिया के बारे में वो समझ रहा है तो वो सोच रहा है, और ये स्कूल के कॉन्सेप्ट को समझने के दौरान वो कुछ इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये एक थिंकिंग प्रोसेस भी है। इसी तरह से जब आप कुछ इमेजिन करते हो तो वो एक रीज़न फॉर थिंकिंग है, और इमेजिनेशन एक थिंकिंग प्रोसेस भी है। इसी तरह से जब आपको किसी चीज़ पे इंटरेस्ट है, आपको कोई डिज़ायर है या फिर आपको कोई मोटिवेशन है, तो ये सारे चीज़ें जो है वो रीजंस फॉर थॉट्स भी हो सकते हैं, और ये एक थिंकिंग प्रोसेस भी है। अगर आपको एक प्रॉब्लम या फिर एक सिचुएशन को सॉल्व करना है तो आप लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करते हो, तो वो भी एक रीज़न फॉर थिंकिंग है, और लॉजिक और रीजनिंग का जो यूजेज है वो एक थिंकिंग प्रोसेस है। तो इस तरह से ये सारे जो रीजंस है वो थिंकिंग प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। यहाँ पे मैंने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग को लिस्ट किया हुआ है। अब जब आप सोच रहे हो, जब थिंक कर रहे हो, तो इनमें से कोई भी टाइप को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इनमें से किसी टाइप के कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जब आप कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ कर रहे हो तो एट द सेम टाइम आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी यूज़ कर सकते हो और क्रिटिकल थिंकिंग भी यूज़ कर सकते हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है सारे बच्चे एक ही तरह सोच रहे हैं, द सेम वे। जैसे कि अगर क्लास में आप एक स्टैंडर्ड फार्मूला सिखाते हो बच्चों को कि किस तरह से ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, तो बाद में अगर आप सारे बच्चों को कुछ अलग अलग ट्रायंगल्स देते हो और बोलते हो कि इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो सारे बच्चे जो है वो सेम स्टेप्स, सेम प्रोसेस यूज़ करने की कोशिश करेंगे जो आपने उन्हें सिखाया हुआ है। तो सब लोग एक ही तरह सोच रहे हैं, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन उसी क्लासरूम में अगर आप ऐसा एक स्टार पॉलीगॉन देते हो, यानी एक ऐसा स्टार शेप, और बोलते हो कि इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो अब आपने तो इसके लिए कोई फार्मूला दिया नहीं है और आपने सिखाया नहीं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करेंगे, यानी वो सब एक ही प्रॉब्लम को देख रहे हैं लेकिन वो इसको अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं और अलग अलग तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो है वो देख सकते हैं कि ऐसे 5 छोटे ट्रायंगल है और बीच में एक पेंटागन है, तो अगर ये ट्रायंगल्स और एक पेंटागन का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं और ऐड करते हैं तो हमें एरिया ऑफ द स्टार मिल जाएगा। कुछ बच्चे इसी स्टार पॉलीगॉन को देख के ये भी सोच सकते हैं कि अरे बीच में तो एक ट्रायंगल है और 3 छोटे ट्रायंगल है, तो अगर मैं एक बड़ा ट्रायंगल और एक 3 छोटे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके उनको ऐड करता हूँ तो मुझे एरिया ऑफ दिस स्टार मिल जाएगा। तो इस तरह से एक ही प्रॉब्लम को बच्चे अलग अलग तरह से देख के उसको अलग अलग तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि हम एक एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर एग्जिस्टिंग लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि जब आपने ये स्टार पैटर्न दिया बच्चों को सॉल्व करने के लिए, तो वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज जो वो ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि किस तरह से एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं टू सॉल्व ए न्यू प्रॉब्लम, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। फिर आता है लीनियर थिंकिंग। लीनियर थिंकिंग जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग जैसा ही है, यानी यहाँ पे आप एक लाइन में सोच रहे हो। जैसे कि अगर आपने बच्चों को एक फार्मूला सिखाया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और बाद में बच्चों को कुछ ट्रायंगल्स देते हो, तो बच्चे जो है वो प्रॉब्लम को सिमिलरली देखते हैं, सेम वे देखते हैं, और फिर जो आपने उन्हें जो फॉर्मूला सिखाया हुआ है वही फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी वो वही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, वही लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो आपने उन्हें सिखाया हुआ है। तो लीनियर थिंकिंग जो है थिंकिंग इन ए लाइन होता है, इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। फिर होता है लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग में ये स्टेप्स मिसिंग है, क्योंकि जब आपने बच्चों को ये स्टार दिया कैलकुलेट करने के लिए उसका एरिया, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं थे, तो लीनियर थिंकिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि उन्हें एक अलग अप्रोच यूज़ करना पड़ा। कुछ बच्चे ऑप्शन ए के बारे में सोच रहे थे, कुछ बच्चे ऑप्शन बी के बारे में सोच रहे थे। तो इसका मतलब है कि लैटरल थिंकिंग में बच्चे जो है वो एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से वो
सोच रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो लैटरल थिंकिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग आ जाता है। इसका मतलब कि लैटरल थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसा ही है। और लास्ट को क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप एक सॉल्यूशन का प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख रहे हो। जैसे कि अगर एक कुछ बच्चे जो है वो डिसाइड करते हैं कि अरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक पहले इस पेंटागन का एरिया कैलकुलेट करूंगा, फिर बाद में ये ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके सबको ऐड कर दूंगा, राइट। लेकिन फिर बच्चे रियलाइज़ करते हैं अरे हमें तो ये पेंटागन का एरिया कैलकुलेट करना नहीं आता, वो फॉर्मूला तो हम नहीं जानते, तो इसका मतलब है हम ऑप्शन ए नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें ऑप्शन बी ही यूज़ करना पड़ेगा, यानी बीच में एक बड़ा ट्रायंगल और फिर 3 छोटे ट्रायंगल, क्योंकि हमें ऑलरेडी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना आता है। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग में आप एक सॉल्यूशन को हॉलिस्टिकली देख रहे हो 360 डिग्रीज, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, प्रोस एंड कॉन्स सबको देख रहे हो। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थिंकिंग और लर्निंग के बीच में क्या कनेक्शन है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस जो है वो इनपुट्स होते हैं फूड की तरह, और थिंकिंग जो है वो डाइजेशन की तरह होता है, और इसका रिजल्ट जो है वो होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस। तो कुछ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है, और थिंकिंग के लिए हम कुछ टूल्स ऑफ थिंकिंग यूज़ करते हैं, यानी सोचने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल होता है। पहला है अटेंशन। अगर आप क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख सकते, कुछ नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब है अटेंशन जो है वो पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अगर आपका मोटिवेशन ही नहीं है वो चीज़ सीखने के लिए तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे, तो इसका मतलब है मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, आप अटेंशन पे कर रहे हो और आप मोटिवेटेड भी हो और आपको बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन क्लास में मिल रहा है, लेकिन अगर आपका मेमोरी स्ट्रांग नहीं है तो आप इस डेटा और इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि मेमोरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज। हमने ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस किया होता है कि लैंग्वेज जो है वो एक टूल ऑफ प्रोसेसिंग होता है, यानी लैंग्वेज टूल ऑफ थिंकिंग है, और लैंग्वेज को यूज़ करके हम इस डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस करने के बाद हमें इस डेटा को, इन्फॉर्मेशन को और लर्निंग को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने दिमाग में। अगर ऑर्गेनाइज नहीं करते तो हम ये लर्निंग को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें होते हैं जो थियरी से नहीं सीखे जा सकते हैं, वहाँ पे हमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, स्पेशली सम स्किल्स। जैसे कि अगर मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर देता हूँ ऑन हाउ टू ड्राइव अ कार, जब तक आप कार खुद नहीं चलाते तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू ही आप सीख सकते हो, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी एक टूल ऑफ थिंकिंग होता है। नेक्स्ट, कुछ चीज़ों को आप लिख के ही सीख सकते हो, लिख के ही समझ सकते हो, जैसे कि मैथमेटिक्स, यानी कि ग्राफोमोटर यानी राइटिंग भी एक टूल ऑफ थिंकिंग होता है। नेक्स्ट, कुछ चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, कुछ डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को लर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लॉजिक और रीजनिंग भी टूल्स ऑफ थिंकिंग होते हैं। नेक्स्ट, इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर मेरा आज मूड ख़राब है और मैं क्लास में बैठा हूँ तो चाहे तो मैं अटेंशन पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन यहाँ वहाँ मंडरा रहा है, मेरा मेमोरी ठीक ही है, लेकिन मैं कुछ भी करूँ मैं ठीक से वो सीख नहीं पाता, कुछ ठीक से समझ नहीं पाता, क्योंकि आज मेरा मूड ख़राब है। यानी कि इमोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ टूल ऑफ थिंकिंग, क्योंकि ये सारे अदर फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इस स्लाइड को समराइज करने के लिए, परसेप्शन जो है वो रिसीविंग डेटा और रिसीविंग इंफॉर्मेशन होता है, या फिर रिसीविंग एक्सपीरियंसेस होता है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग जो है वो होता है थिंकिंग, और इसका रिजल्ट जो है वो है लर्निंग। और लर्निंग का मतलब है हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जिसका उसका आउटपुट है, वो हम अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं और उसको जब ज़रूरत है तब हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे डेटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है और कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता हूँ कि मुझे कार किस तरह से चलाना है, तो उस लर्निंग को मुझे अपने दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि अगली बार जब मुझे गाड़ी चलानी हो तब मैं उस लर्निंग को यूज़ करता हूँ। तो ये है थिंकिंग और लर्निंग के बीच में कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कल्चर और थिंकिंग के बीच में क्या कनेक्शन है।
हमारा जो कल्चर है, बिलीव्स, वैल्यूज़ और सोशल प्रैक्टिसेस और बैकग्राउंड जो है वो हमारे थिंकिंग को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। वाइगॉट्स्की का जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियरी है वो भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वाइगॉट्स्की का थियरी बोलता है कि सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी वो थिंकिंग को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम टीचिंग मटेरियल या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम में, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो कल्चर एग्नोस्टिक होने चाहिए, यानी कि उनमें किसी तरह का बयास नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। जैसे कि अगर मैं अर्बन बैकग्राउंड से हूँ और एक एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन सेट करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को एक अर्बन बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट से देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जो है वो टैप हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है जो रूरल बैकग्राउंड से है वो टेस्ट ले रहा है तो उसके नज़रिए से हम देखते हैं तो वेल या फिर कुआं जो है वो भी एक सोर्स ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है। यानी कि मेरे नज़रिए से देखोगे तो सिर्फ टैप करेक्ट आंसर है, लेकिन एक रूरल बैकग्राउंड के बच्चे के नज़रिए से देखते हो तो टैप भी करेक्ट आंसर हो सकता है और वेल भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो भी हम टीचिंग मटेरियल, असेसमेंट मटेरियल और मेथोडोलॉजीज क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं वो कल्चर एग्नोस्टिक, यानी उनमें किसी तरह का बायस नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो ये होता है कल्चर एंड थिंकिंग के बीच में कनेक्शन। क्रिएटिव थिंकिंग, ये टर्म हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं सीडीपी सिलेबस में। तो अब हम ये देखते हैं कि ये क्रिएटिव थिंकिंग आखिर होता क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ करके हम एक प्रॉब्लम के लिए यूनिक एंड ओरिजिनल सॉल्यूशंस या फिर आइडियाज़ निकाल सकते हैं। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है दो अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ थिंकिंग होते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में अगर एक क्लासरूम में हम सारे बच्चों को एक ही तरह का प्रॉब्लम देते हैं तो अगर सारे बच्चे उस एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं और अलग अलग तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे बच्चे जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं। एक टिपिकल क्लासरूम में अगर आप सारे बच्चों को एक ही तरह का प्रॉब्लम देते हो तो जो मेजॉरिटी है वो एक ही स्टैंडर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। ये सारे बच्चे जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। लेकिन एक या दो ऐसे गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन हो सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, उसे एक अलग तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव है, यूज़फुल है, तो इसे हम क्रिएटिव थिंकिंग बुला सकते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस का मतलब है कि सब एक ही तरह से सोच रहे हैं, यानी कि एक क्लासरूम में अगर सारे बच्चों को आप एक ही सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम देते हो तो सब एक ही तरह का अप्रोच यूज़ करते हैं, एक ही तरह का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उन सबको एक ही तरह का आंसर मिलता है। एक टिपिकल क्लासरूम में अगर आपने एक स्टैंडर्ड फार्मूला या फिर स्टैंडर्ड प्रोसेस सिखाया हुआ है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और उस तरह का प्रॉब्लम आप देते हो बच्चों को तो सब लोग वो स्टैंडर्ड फार्मूला या फिर अप्रोच यूज़ करते हैं और सबको एक ही तरह का आंसर मिलता है। तो ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यूजलेस है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों ही बहुत ही यूज़फुल होते हैं। क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम का एक ही करेक्ट आंसर है, एक ही करेक्ट सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे बच्चों को कन्वर्जेंट थिंकिंग ही यूज़ करना होता है ताकि वो एक ही तरह के आंसर पे वो रीच कर सके। तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होते हैं। लेकिन अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़फुल है, पॉजिटिव है, तो वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिएटिविटी में इनोवेशन भी हो सकता है, इन्वेंशन भी हो सकता है। इनोवेशन का मतलब है एक एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को अगर हम यूज़ करके उसे एक अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो वो होता है इनोवेशन। जैसे कि एक फार्मर है जिन्होंने एक पुराना स्कूटर वाला इंजन यूज़ करके एक छोटा सा टिलर या फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर बनाया अपने लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक एग्जिस्टिंग आइडिया को यूज़ किया, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे छोटे टिलर्स या फिर ट्रैक्टर्स बना चुके हैं। किसी ने वाटर पंप का इंजन यूज़ किया हुआ है, किसी ने पुराना कार का इंजन यूज़ किया हुआ है, किसी ने मोटरसाइकिल का इंजन यूज़ किया हुआ है। लेकिन इन्होंने एक एग्जिस्टिंग आइडिया को, राइट, एक एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को लिया, लेकिन उसको एक यूनिक वे में यूज़ किया, क्योंकि इन्होंने एक पुराना स्कूटर का इंजन यूज़ किया हुआ है। तो ये एक यूनिक अप्रोच है। तो ये होता है इनोवेशन। और
एक और फार्मर है जिन्होंने एक ऐसा स्कूटर डिज़ाइन किया जो पेड़ पे चढ़ सकता है, राइट। और ये यूज़ करते हैं कोकोनट ट्रीज़ पे चढ़ने के लिए और अरेकेनट ट्रीज़ पे चढ़ने के लिए, ताकि वो ऊपर जाके नारियल को तोड़ के लाए नीचे, राइट। तो यहाँ पे इन्वेंशन है ये, क्योंकि इनके इन्वेंशन करने से पहले कोई भी ऐसा स्कूटर था ही नहीं जो पेड़ पे चढ़ सकता था, राइट। तो इन्होंने जो है इन्वेंट किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक ओरिजिनल आइडिया निकाला एक प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरह से क्रिएटिविटी में इनोवेशन भी हो सकता है और इन्वेंशन भी हो सकता है। तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम बच्चों में थिंकिंग इनकरेज कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। पहला है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्ले एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चे खेलते हैं, राइट, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसका मतलब है कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो ना केवल अपने सराउंडिंग से कुछ सीख रहे हैं, बल्कि दूसरे बच्चों से भी कुछ सीख रहे हैं, और ये प्ले के द्वारा उनका थिंकिंग भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चे किसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि पजल्स, तो वो लॉजिक और रीजनिंग को यूज़ करना सीखते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इम्पॉर्टेंट होता है थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, हमें बच्चों में रीडिंग का एक हैबिट डालना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ना एंजॉय करना सीख लेते हैं तो वो ना केवल अलग अलग बुक से वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है और वो खुद अपने आप को बहुत कुछ सिखा सकते हैं थ्रू रीडिंग। सो रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रीडिंग ना केवल नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए यूज़फुल है, बल्कि रीडिंग से बच्चों को एक अटेंशन और फोकस का भी प्रैक्टिस हो जाता है। नेक्स्ट, पॉज एंड वेट। यानी कि जब भी हम बच्चों को कोई प्रॉब्लम या फिर कोई सिचुएशन से डील करते हुए देखते हैं, तो एज पेरेंट्स या फिर एज टीचर्स हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि हम जल्दी जाके उनकी मदद कर दें, लेकिन हमें इंटरवेन नहीं करना है, राइट। हमें वेट करना है ताकि बच्चे खुद वो सिचुएशन से डील करें, बच्चे खुद उस एक सोल्यूशन निकाल पाए। तो इसका मतलब है डोंट इंटरवीन और हेल्प इमीडिएटली। आप आराम से देखो, लेट चिल्ड्रन सॉल्व एंड डील विद द सिचुएशन बाय देमसेल्व्स। सो पॉज एंड वेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है। नेक्स्ट, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस जिसके बहुत सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं सोचने के लिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी हम एनकरेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमें यूज़ करने चाहिए इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम एज वेल। नेक्स्ट, जब बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं और बच्चे नेचुरली भी बहुत क्यूरियस होते हैं। तो इसका मतलब है हमें बच्चों का जो क्यूरियोसिटी है और जो उनके क्वेश्चंस है उन्हें इनकरेज करना है और पेशेंटली आंसर करना है। नेक्स्ट, हमें बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। अगर बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि वो रोज़ घर में कोई एक टास्क कंप्लीट करें, राइट, तो उससे उनका एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी डेवलप होता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वो सोचना भी सीख लेते हैं, राइट। और कंप्लीशन ऑफ टास्क्स वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ट्रेट है जो वो सीख लेते हैं थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो काम को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और कंप्लीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी एक्टिविटी। तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अप्रोच होता है फॉर डेवलपिंग एंड एनकरेजिंग थिंकिंग। नेक्स्ट, जब बच्चे कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक पजल सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उन्हें सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस तरह से वो लॉजिक को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन से डील करने के लिए। यानी कि हमें उनको सॉल्यूशन नहीं देना है, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दिखाना है। यानी लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और रीजनिंग ऐसे टूल्स में उनको ट्रेन करना है। और नेक्स्ट, एनकरेज थिंकिंग इन न्यू एंड डिफरेंट वेज, दैट इज डाइवर्जेंट और आउट ऑफ द बॉक्स। एक टिपिकल क्लासरूम में क्या आता है, टीचर एक सवाल पूछती है, सारे बच्चों से वो एक ही तरह के आंसर वो एक्सपेक्ट करते होते हैं, लेकिन टीचर को कॉन्शियसली ध्यान में रखना है कि कुछ बच्चे होंगे जो इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, राइट। तो उसे ये डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो भी एनकरेज करना है। नेक्स्ट, टीचिंग द आर्ट ऑफ सोशल लर्निंग, यानी बच्चे जो है वो जब दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे बच्चे हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं या फिर कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमें
बच्चों को encourage करना चाहिए फॉर सोशल लर्निंग। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स है, टूल्स है, अप्रोचेस है फॉर डेवलपिंग एंड एनकरेजिंग थिंकिंग इन चिल्ड्रन। वाई चिल्ड्रन फेल इन स्कूल, यह है हमारा अगला टॉपिक। जैसे गब्बर सिंह जी कहते थे, जो डर गया वो फेल हो गया। तो फियर एंड एंग्जाइटी जो है वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर फेलियर इन स्कूल्स। अब ये फियर एंड एंग्जाइटी के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अननेसेसरीली हाई प्रेशर फ्रॉम फैमिली, पेरेंट्स या फिर टीचर्स, या फिर वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिन्हें वो मीट नहीं कर पाते, जिनके वजह से उनके मन में एक डर बैठ जाता है, फियर या फिर एंग्जाइटी, जिसके वजह से उनका परफॉर्मेंस डिग्रेड होना लगता है और वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। फिर आता है बोर्डम। अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, अगर जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर अगर आपके क्लास में कुछ क्रिएटिव या फिर टैलेंटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन है और टीचर्स कॉन्शियसली एक एफर्ट नहीं डाल रहे हैं उनको चैलेंज करके रखने के लिए, उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए क्लास में, तो ऐसे बच्चे भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इस बोर्डम की वजह से वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाते, जिसके वजह से वो फेल हो जाते हैं। फिर आता है कन्फ्यूजन। अगर एक टीचर सेंट्रिक मेथोडोलॉजी यूज़ किया जा रहा है या फिर एक सब्जेक्ट सेंट्रिक मेथोडोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पे दिया जाता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, और इसके वजह से हो सकता है कि बच्चों के जो फंडामेंटल्स हैं, उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, वो स्ट्रांग नहीं है, उनको बेसिक्स ठीक से समझ में नहीं आए हैं, और अगर हम उन्हें नेक्स्ट लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो सिखाने लगते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, और इस कन्फ्यूजन के वजह से उनको एक फियर और एंग्जाइटी डेवलप हो सकता है, जिसके वजह से वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। फिर किसी वजह से अगर बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते हम, अगर बच्चों में मोटिवेशन नहीं है सीखने के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाते। तो लैक ऑफ मोटिवेशन, उसके पीछे कोई भी वजह हो सकता है, लेकिन अगर लैक ऑफ मोटिवेशन है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर फेलियर इन स्कूल। बच्चे बहुत ही जल्द इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, खास करके अपने दोस्तों से या फिर अदर क्लासमेट से, फ्रेंड्स से। तो सोशल इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर होता है फॉर सक्सेस और फेलियर इन स्कूल। अगर बच्चों का कंपनी ठीक नहीं है, जिसके वजह से वो क्लास बंक कर रहे हैं या फिर कोई मिस्चीवस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्लास में, तो इसके वजह से हो सकता है कि वो क्लास में एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि पियाजे के थियरी में भी SCL की बात हुई है, तो ये सोशल फैक्टर जो है, सोशल इन्फ्लुएंस जो है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड परफॉर्मेंस इन स्कूल। अगर बच्चों के कुछ इंटरपर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि घर में किसी के साथ उनका झगड़ा हो रहा है या फिर स्कूल में किसी के साथ उनका झगड़ा हो रहा है, तो इसके वजह से भी उनको एक फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये इंटरपर्सनल इश्यूज से भी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। अगर ऐसे डिसेबिलिटीज़ को पहले से ही डिटेक्ट नहीं किया जाता और उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं फॉर फेलियर इन स्कूल। जैसे कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें ये पता चला उनको कि रूरल स्कूल्स में ऑलमोस्ट 4.5% जो चिल्ड्रन हैं उनको कुछ आई प्रॉब्लम्स है। शॉर्ट साइट हो सकता है या फिर एस्टिग्मेटिज्म, लॉन्ग साइट, जिनको ग्लासेस के द्वारा या फिर छोटे से ऑपरेशन के द्वारा उसको करेक्ट किया जा सकता था। लेकिन ऐसे अगर इश्यूज डिटेक्ट नहीं करते और उनको करेक्ट नहीं करते, तो बच्चों को शायद दिक्कत हो रही है क्लास में, वो शायद टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बोर्ड पे लिखा है वो शायद ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, जिसके वजह से वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे फिजिकल या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के वजह से भी क्लास में बच्चे फेल हो सकते हैं। और अगर बच्चों के कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके वजह से उनका मोटिवेशन नहीं है या फिर उनको कुछ इमोशनल इश्यूज़ है, तो ऐसे हेल्थ इश्यूज़ के वजह से भी बच्चे फेल हो सकते हैं स्कूल में। और बच्चों के फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है, तो ऐसे फैमिली इश्यूज़ के वजह से भी इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं और फियर और एंग्जाइटी हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। तो फैमिली इश्यूज़ के वजह से भी बच्चे स्कूल में फेल हो सकते हैं। आजकल बच्चों को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, ऑनलाइन गेम्स हो सकते हैं। तो अगर वो ज़्यादा ध्यान ऐसे सोशल मीडिया पे और गेम्स पे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्कूल में उनका जो एंगेजमेंट लेवल है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो कम होता है। और इस डिस्ट्रैक्शंस के वजह से भी बच्चे स्कूल में फेल हो सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस है
वाई चिल्ड्रन फेल इन स्कूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हेल्पिंग चिल्ड्रन सक्सीड इन स्कूल, यानी किस तरह से हम बच्चों का मदद कर सकते हैं टू हेल्प देम सक्सीड इन स्कूल। प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बच्चों के फेलियर के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अगर हम इन रीजंस को एड्रेस करते हैं, इन एरियाज में बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बच्चों का मदद कर रहे हैं टू सक्सीड इन स्कूल। हर एक लर्नर डिफरेंट है, हर एक बच्चा अलग है, तो इसका मतलब है कि हर एक बच्चे के फेलियर के पीछे एक अलग ही रीज़न हो सकता है। तो स्टेप 1 हमेशा आइडेंटिफाइंग द इश्यूज़ है। अगर हम इश्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम उसको एड्रेस भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चे के स्कूल में सक्सेस या फिर फेलियर के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो टीचर का होता है। तो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजिंग टीचर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर एक टीचर को हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं तो वो बच्चों के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अप्रोप्रिएटली उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजिंग टीचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के एजुकेशन में, खास करके अगर रीजंस फॉर फेलियर फैमिली इश्यूज़ है या फिर पेरेंटल प्रेशर है, तो इसका मतलब है पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो भी बच्चों के मदद कर सके वेर एवर पॉसिबल। और हमने ऑलरेडी देखा कि अगर हम एक सब्जेक्ट सेंट्रिक का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम में या फिर टीचर सेंट्रिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, टीचर सेंट्रिक मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ज़्यादा ध्यान शायद इस बात पे दिया जा रहा है कि सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर टीचर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सिखाना है किस स्पीड पे, और बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लासरूम में हमें चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग या फिर चाइल्ड सेंट्रिक मेथोडोलॉजीज यूज़ करना है टू हेल्प चिल्ड्रन सक्सीड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों को मिलना चाहिए, तो चाइल्ड सेंट्रिक। और क्लास में जो भी सिखाया जा रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे क्लास में सीख रहे हैं उसे रियल वर्ल्ड में उन्हें यूज़ करना आना चाहिए और उस नॉलेज को, उस लर्निंग को उन्हें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में हमें मदद करनी होती है। तो अगर लर्निंग मीनिंगफुल है और कॉन्टेक्चुअल है तो बच्चे उसे बेहतर समझ पाते हैं और उस वजह से वो स्कूल में सक्सीड कर सकते हैं और लाइफ में भी उनको सक्सेस मिलता है। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को जो हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए वो सिर्फ टीचर, स्कूल या फिर पेरेंट्स के थ्रू ही नहीं, बल्कि और भी रिसोर्सेस अवेलेबल है आउटसाइड द स्कूल। ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एनजीओस हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल हो सकता है। तो जहाँ पे भी हमें बच्चों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है इन एनी इश्यू, हम जो भी रिसोर्सेस हमें अवेलेबल है उन सब का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं टू सक्सीड इन स्कूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट थॉर्नडाइक्स थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म और उनके लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, सिंपल लॉस है जो आप आसानी से समझ सकते हो, और कभी कभी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अबाउट द लॉस ऑफ लर्निंग या अबाउट कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लर्निंग कंसिस्ट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेस। पहली बार जब मैंने कैंडल देखा होगा तो नेचुरली एज अ किड मुझे शायद वो फ्लेम बहुत ही फैसिनेटिंग लगा होगा, तो मैंने उस फ्लेम में उंगली रखा होगा, राइट। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं फ्लेम में उंगली रखता हूँ तो इट रिजल्ट्स इन पेन, मुझे दर्द होता है, राइट। तो इसका मतलब है मैंने उस स्टिमुलाई कैंडल फ्लेम और रेस्पॉन्स जो पेन मुझे महसूस हुआ, तो इनके बीच वाला कनेक्शन जो है वो मैंने सीखा। तो ये होता है लर्निंग। तो इसी तरह से जब मैंने पहली बार आइसक्रीम खाया होगा तो मुझे शायद अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए मैं बार बार आइसक्रीम खाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो मैंने आइसक्रीम जो स्टिमुलाई है और जिसके वजह से मुझे प्लेजर मिलता है, जो रेस्पॉन्स है, तो इसके बीच में जो कनेक्शन है वो मैंने सीखा, तो वो है लर्निंग। By trial and error, animals identify connection between a stimulus and satisfying result, and these connections are strengthened because of the pleasure they bring. अब पहली बार जब मैंने आइसक्रीम ट्राई किया होगा तब शायद मैंने वेनिला फ्लेवर खाया होगा, राइट, और मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने दूसरी बार भी खाया, तीसरी बार भी खाया, और एक्सीडेंटली नेक्स्ट टाइम मैंने शायद बटर स्कॉच ट्राई किया और मैंने ये रियलाइज़ किया कि बटर स्कॉच जो है वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है, ज़्यादा प्लेजर देता है। तो बाय ट्रायल एंड एरर मैंने डिस्कवर किया कि ये बटर स्कॉच जो कि स्टिमुलस है वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है। तो इस कनेक्शन को मैं रिपीट करता हूँ बार बार ताकि मुझे वो प्लेजर मिल सके। तो ये कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता है। और फिर शायद कभी मैं आइसक्रीम शॉप गया होगा और
मैं चॉकलेट फ्लेवर मैंने ट्राई किया, तो मुझे तब पता चला कि अरे चॉकलेट फ्लेवर जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है, सबसे ज़्यादा प्लेजर देता है। तो अब मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। तो एवरी टाइम जब मैं आइसक्रीम शॉप जाता हूँ तो मैं चॉकलेट फ्लेवर ही ऑर्डर करता हूँ। तो ये कनेक्शन जो है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से मैंने ट्रायल एंड एरर की वजह से डिस्कवर किया कि कौन सा स्टिमुलस जो है मुझे मैक्सिमम प्लेजर देता है, मैक्सिमम सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है, और उसी बिहेवियर को मैं रिपीट करता हूँ ताकि उनके बीच में कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और थॉर्नडाइक का जो लॉस ऑफ लर्निंग है उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू मेन लॉस और सबऑर्डिनेट लॉस। और ये जो मेन लॉस है ये बहुत ही सिंपल है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, जो बोलता है कि देयर हैज़ टू बी अ रेडीनेस टू लर्न। अगर बच्चा रेडी नहीं है कुछ सीखने के लिए या फिर मोटिवेटेड नहीं है तो लर्निंग होता नहीं है। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो कॉमन सेंस है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो कहता है कि रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग। ये भी कॉमन सेंस है, क्योंकि जो भी मैं सीखता हूँ अगर मैं उसे प्रैक्टिस नहीं करता, रिपीट नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता रेगुलरली, तो मैं शायद उसे भूल जाऊंगा। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज कॉमन सेंस है। देन हम बात करेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में। सो लर्निंग हैपन्स इफ द इफेक्ट इज सेटिस्फाइंग, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हैज टू बी सेटिस्फाइंग। तो जब मैंने देखा कि आइसक्रीम मुझे प्लेजर देता है, राइट, तो एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है, तो मैंने सीखा कि ये आइसक्रीम और प्लेजर के बीच में क्या कनेक्शन है, तो लर्निंग हैपेंड। इसी तरह से जब मैंने रियलाइज़ किया कि चॉकलेट मुझे सबसे ज़्यादा प्लेजर देता है, तो उनके बीच में कनेक्शन यानी चॉकलेट और मेरा जो प्लेजर है उनके बीच में कनेक्शन मैंने सीखा, तो ये भी एक लर्निंग है। और इसी तरह से जब मैंने कैंडल में उंगली रखा पहली बार, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो सेटिस्फाइंग इफेक्ट या मोस्ट सेटिस्फाइंग इफेक्ट ये है कि मैं कैंडल के फ्लेम में उंगली ना रखूं। तो इस तरह से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा प्लेजर मिलता है। क्योंकि अगर मैं उंगली रखता हूँ तो मुझे दर्द होगा, अगर उंगली नहीं रखता हूँ तो मुझे दर्द नहीं होगा। तो दर्द नहीं होना ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट है। तो इस तरह से मैंने उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो मैंने सीखा, तो ये है लर्निंग। तो इस तरह से कनेक्शनिज्म एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, राइट। और जो भी मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है उसे मैं रिपीट करता हूँ और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जाता है। और थॉर्नडाइक के लॉस बोलते हैं कि सीखने के लिए पहले रेडीनेस होना चाहिए, रेडीनेस नहीं है तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलता है कि जो भी हम सीखते हैं अगर हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो लर्निंग स्ट्रांग होता है। और लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है कि लर्निंग तभी होता है जब ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक सेटिस्फाइंग कनेक्शन होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉर्नडाइक्स सबऑर्डिनेट लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में। सबऑर्डिनेट लॉस यानी जूनियर लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल लॉस है जो हम फटाफट कवर कर लेंगे। पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। ये लॉ बोलता है कि लर्नर में यूज़ और लर्नर में ट्राई मल्टीपल रेस्पॉन्सेस टिल अ पॉजिटिव आउटकम इज रीच्ड। जैसे कि अगर मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं एक फ्रूट जूस शॉप के सामने खड़ा हूँ, तो मैं अलग अलग तरह के फ्रूट जूसेस को ट्राई कर सकता हूँ, मल्टीपल रेस्पॉन्सेस, तब तक जब तक मुझे वो फ्रूट जूस नहीं मिल जाता जो मुझे मैक्सिमम प्लेजर दे रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव आउटकम दे रहा है। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड बोलता है कि द एटीट्यूड और अ गोल सेट बाय द लर्नर एक्ट्स एज ए मोटिवेशन। एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप के लिए एक गोल सेट कर सकता है कि मुझे इस मैच में सेंचुरी मारना है, तो वो गोल उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मोटिवेशन बन जाता है। एक स्टूडेंट अपने आप के लिए एक गोल सेट कर सकता है कि मुझे फाइनल एग्जाम में फर्स्ट रैंक आना है, तो वो टारगेट उस स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन बन जाता है। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स ये बोलता है कि पोटेंट एलिमेंट्स यानी कि जो स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई है विल गेट ए हायर रेस्पॉन्स, उसको हम स्ट्रॉन्गर या फिर हायर रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि मैं अपने दोस्त के घर गया था और एक रूम में मैं सो रहा था, तो मैंने देखा कि रूम के कॉर्नर में एक कॉकरोच चल के जा रहा है। कॉकरोच एक स्टिमुलस था लेकिन वो उतना स्ट्रांग स्टिमुलस भी नहीं था, तो उतना पोटेंट स्टिमुलस भी नहीं था, तो मैंने कॉकरोच को इग्नोर कर दिया। लेकिन उसी रूम में कुछ मच्छर थे जो मुझे काट रहे थे, तो क्योंकि वो मुझे काट रहे थे तो वो एक स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस या फिर मोर पोटेंट एलिमेंट हो गए। तो बस इसका मतलब है कि मुझे
उठ के उन मच्छरों को मार के उसके बाद मुझे सोना पड़ा। इसका मतलब है कि मच्छर जो है वो एक मोर पोटेंट एलिमेंट या फिर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस थे और कॉकरोच एक वीकर स्टिमुलस था। तो इसका मतलब है कि आई रिएक्टेड टू द स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, मैंने इस मच्छरों को रिएक्ट किया, कॉकरोच का नहीं। फिर लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी ये कहता है कि लर्नर्स फर्स्ट यूज एन ओल्डर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन ए न्यू सिचुएशन। मैं जब भी अपने नेबर के घर जाता हूँ तो उनके घर में एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता है जो कि बहुत ही फ्रेंडली है। तो जब भी मैं इसी ब्रीड का कोई भी कुत्ता बाहर कहीं और देखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ये थॉट आता है कि ये बहुत ही फ्रेंडली कुत्ता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ओल्डर पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलता है कि द स्टिमुलस दैट गेट्स अ रेस्पॉन्स कैन स्लोली बी शिफ्टेड, राइट। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम पावलोव के एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। एक कुत्ता था जिसको जब भी कोई मीट या फिर फूड दिखा देते तो उसके मुंह में पानी आता था, लेकिन उसी कुत्ते के सामने अगर कोई बेल बजाता था तो वो कुत्ता रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि वो इस स्टिमुलस को किसी प्लेजरेबल आउटकम के साथ वो एसोसिएट नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे से उन्होंने क्या किया, जब भी उस कुत्ते को कोई भी खाना देते थे तो साथ ही साथ वो बेल भी बजाते थे। तो कुत्ता नेचुरली उसके मुंह में पानी आता था, पहले ये खाने की वजह से, उसके बाद में ये बेल को भी वो खाने के साथ एसोसिएट करने लगा। फिर बाद में कुछ समय के बाद ऐसा सिचुएशन हो गया कि सिर्फ बेल बजाने से कुत्ते के मुंह में पानी आता था, यानी कि ये स्टिमुलस जो है उसे शिफ्ट किया गया फ्रॉम द मीट टू द बेल। तो ये है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। पहला क्वेश्चन है, यंग चाइल्ड रेस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन on the basis of the response made by him or her in a similar situation in the past. This is related to what? यानी कि एक छोटा बच्चा जो है वो एक नए सिचुएशन में उसी तरह का रेस्पॉन्स देता है जो उसने ऐसे ही एक सिमिलर सिचुएशन में प्रीवियसली दिया था। तो इसे कौन सा लॉ बोलते हैं? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे नेबर के घर में, मेरे पड़ोसी के घर में एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता है, और जब भी मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत ही फ्रेंडली डॉग है। तो मैं ये एसोसिएट करना लगता हूँ कि गोल्डन रिट्रीवर जो है वो बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं बाहर कहीं एक सिमिलर ब्रीड का कुत्ता देखता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली ये समझता हूँ, ये सोचता हूँ कि ये बहुत ही फ्रेंडली कुत्ता है। तो इसका मतलब है कि मैं लॉ ऑफ एनालॉजी को यूज़ कर रहा हूँ, यानी क्योंकि मेरे पास एक प्रीवियस एग्जाम्पल है, एक सिमिलर सिचुएशन था जहाँ पर मैंने देखा था कि ये कुत्ता बहुत ही फ्रेंडली है। तो इस नए सिचुएशन में जब मैं कोई दूसरा ही कुत्ता देख रहा हूँ लेकिन वो भी गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का है, तो इस सिचुएशन में भी मैं वही पुराना रेस्पॉन्स यूज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत ही फ्रेंडली डॉग होगा, राइट। सो दैट इज लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। व्हेन ए चाइल्ड फेल्स इट मीन्स व्हाट, यानी जब एक बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो क्या ये बच्चा स्टडीज़ के लिए अनफिट है? नहीं, ये कंप्लीटली गलत आंसर है। द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर्स प्रॉपरली। यहाँ पे मेमोराइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे को पहले वो कॉन्सेप्ट्स और वो लेसन्स जो है वो उसको समझ में आना चाहिए। मेमोराइजेशन बाद की बात है, राइट, और मेमोराइजेशन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन। ये भी गलत आंसर है, क्योंकि अगर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन जाके ही सीखना था तो कोई स्कूल क्यों जा रहा है, राइट। उस बच्चे को एक्चुअली स्कूल में सीखना था, प्राइवेट ट्यूशन में नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। अब हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत सारे कारण होते हैं, रीजंस होते हैं फॉर चिल्ड्रन टू फेल इन स्कूल। तो अब ये बच्चा जो फेल हुआ है, ये उनमें से एक कारण के वजह से, एक रीज़न के वजह से ये बच्चा स्कूल में फेल हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम जिसे उस रीज़न को पता करना था और उस रीज़न को एड्रेस करना था, तो ये सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये सिस्टम फेल हो रहा है, बच्चा नहीं, क्योंकि अगर ये सिस्टम ठीक से काम करता तो उस बच्चे को प्रॉब्लम को वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता और उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेता। तो इसका मतलब है कि सिस्टम अगर सही से काम कर रहा होता तो वो बच्चा फेल ही नहीं होता। तो यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है, बच्चे का नहीं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इफ़ ए स्टूडेंट इज़ कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड्स इन स्कूल, यानी एक बच्चे को अगर स्कूल में कम मार्क्स मिल रहे हैं हमेशा, लोअर ग्रेड्स, तो उसके पेरेंट्स
किस तरह से उसे हेल्प कर सकते हैं, इनमें से कौन सा टेक्निक वो यूज़ कर सकते हैं। वेल, अगर एक बच्ची को स्कूल में कम मार्क्स मिल रहे हैं तो पहले आपको पता करना है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, राइट। तो आपको टीचर्स के साथ बात करना है। जब टीचर्स के साथ आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कम मार्क्स या फिर लोअर ग्रेड्स के पीछे क्या रीज़न है, और फिर उस प्रॉब्लम के लिए आप एक प्रिवेंटिव एक्शन या फिर एक करेक्टिव एक्शन निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद द टीचर्स। जब आपको पता चलता है कि हाँ, ये कम मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो बच्ची जो है बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप घर में मोबाइल फ़ोन्स, मूवीज़, कॉमिक्स ऐसी चीज़ें बंद कर सकते हो। या फिर अगर बच्चे को कुछ ज्ञान देने की ज़रूरत है कि किस लिए पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वो ज्ञान जो है अबाउट हार्डशिप्स ऑफ लाइफ टू दोज हु डू नॉट पॉसेस प्रॉपर एजुकेशन, ये ज्ञान आप उसे दे सकते हो अगर रीज़न ये है। और अगर कम मार्क्स इसलिए आ रहे हैं कि बच्ची जो है वो असाइनमेंट्स नहीं कर रही है, होमवर्क नहीं कर रही है, तो तब आप यू कैन फोर्स हर टू वर्क हार्डर एट होम। लेकिन कोई भी एक स्टेप या फिर एक्शन लेने से पहले आपको पहले पता रहना चाहिए कि रीज़न क्या है इस लोअर ग्रेड्स के। सो उसलिए आपको क्लोज एसोसिएशन विद टीचर्स, यानी टीचर्स के साथ आपको क्लोजली वर्क करना होता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब बच्चे कोई भी एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो एरर्स को रिड्यूस करता है। यानी व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड। तो ये आइडिया किसने दिया था? वेल, इसी वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के मेन लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो ये कहता है कि रेगुलर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस जो है वो लर्निंग को स्ट्रेंथन करता है। यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस के वजह से जो एरर्स हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। तो लर्निंग जो है वो स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे E.L. थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट? यानी जब बच्चे स्कूल में फेल होते हैं तो इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे डोंट हैव द एबिलिटी। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी या फिर रिलीजन, सारे बच्चों के एक ही तरह के कैपेबिलिटीज़ होते हैं। अगर सारे बच्चों को एक ही तरह का सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो सारे बच्चे इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं स्कूल में। तो कास्ट और कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है स्कूल में फेल्यूर से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग। अब हमेशा रिवॉर्ड्स देने से ही टीचिंग नहीं बन जाता, क्योंकि बच्चों का खुद भी थोड़ा एक मोटिवेशन होना चाहिए सीखने के लिए। सिर्फ रिवॉर्ड्स ना मिलने की वजह से बच्चे स्कूल में फेल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन अ मैनर विच इज़ मीनिंगफुल फॉर देम। हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी हम स्कूल में सिखा रहे हैं, राइट, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। यानी कि जो भी सिखाया जा रहा है वो बच्चों को अपने रियल लाइफ के साथ उसे कनेक्ट करना होना चाहिए, राइट। तो मीनिंगफुल लर्निंग एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर सक्सेस इन स्कूल। तो ये स्टेटमेंट जो है मीनिंगफुल और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की ही बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट केटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी लर्नर इज़ डिफरेंट। यानी कि टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही मेथोडोलॉजी अगर हम स्कूल में यूज़ करते हैं, क्लास में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे सीख जाएंगे। कुछ बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से सिखाना होता है। तो अगर एक ही मेथोडोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं क्लास में, तो कुछ बच्चे जो है शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है और वो फेल हो जाते हैं। तो बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट केटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, चिल्ड्रन कैन फेल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है 3 और 4 करेक्ट है। तो 3 और 4 ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।